नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त नहीं है कुछ लोगों के पास और जिनके पास वक्त है उनके पास मोटिवेशन नहीं। ये दो बातें आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये दो सबसे बड़े रीजन सामने आए हैं वर्कआउट ना करने के या फिजिकली एक्टिव ना होने के। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी है, किसी की सुबह की शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है, किसी की जनरल शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट है। तो इन अलग अलग शिफ्टों के बीच ये जो वर्किंग स्टाइल इतना बिगड़ चुका है या जो इतना भिन्न तरह का वर्किंग स्टाइल है, अब इस स्टाइल में और इन हालातों में अपने लिए वर्कआउट के लिए टाइम कैसे निकालें, और अगर टाइम निकाल भी लें तो फिर खाना कैसे मैनेज करें, क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर खाना भी खाना होता है, तो फिर वर्कआउट हम कैसे करें। अब जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी एक तरह की परेशानी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मोटिवेशन ही नहीं है, हमारा बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, या फिर ऑफिस से घर आने के बाद हमारा वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता, हम इतना थक जाते हैं, फिर आगे के इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं, एज इन कि अगर खाना वाना बनाना है या कोई दूसरी व्यस्तताएं हैं। तो अब ऐसे में अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। देखिए, मोटिवेट करने का तो एक ही सबसे सिंपल और बेहतर तरीका है। आप अपनी सेहत के बारे में सोचिए, और वो जो वक्त हम सब ने जिस वक्त से होकर हम सभी लोग निकले हैं, यानी कि कोरोना काल का वक्त, उसके बारे में सोचिए। वक्त तब भी नहीं था, बहुत सारे काम जो हम आज खुद नहीं कर रहे हैं तब खुद कर रहे थे, उसके बावजूद अपनी सेहत के लिए वक्त निकालते थे, क्योंकि एक संकट था कि अगर वर्कआउट नहीं करेंगे या प्राणायाम नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस का खतरा हम पर भी आएगा और हमें भी अपनी चपेट में लेगा। उसके अलावा अपने आसपास मोटिवेटिंग लोगों को रखिए, या फिर अपनी कंपनी ऐसी बनाइए जहां लोग आपको प्रोत्साहित करें या आपको मोटिवेट करें। और ये सब भी नहीं हो पाता है तो सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी का योग पर कार्यक्रम देखिए। उसमें स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, कौन कौन से योगाभ्यास आपको करने हैं, और अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग रूटीन आप वर्कआउट्स का फॉलो करिए। एज इन कि ज़रूरी नहीं है कि जो आज कर रहे हैं अगले 10 दिनों तक वही करना है, आप उसमें चेंजेस लाते रहिए। अब आज मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करूंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने की या एडवांस आसन करने की आदत नहीं है तो आप कौन से बेसिक आसन हैं जो कर सकते हैं। और ये आसन इतने बेसिक, इतने आसान हैं कि आप खाना खाने के बाद भी इन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमने खाना खा लिया तो हम वर्कआउट कैसे करें, हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। 10 मिनट निकालिए। ये कुछ प्राणायाम हैं जिनको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कुछ आसन हैं जिनको आप करेंगे तो आपके खाने को भी अच्छे से पचाएंगे, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। तो पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से आसन हैं एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला आसन आप खाना खाने के बाद भी 10-15 मिनट बाद भी कर सकते हैं, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अलावा आप भ्रामरी उद्गीत भी कर सकते हैं, उज्जाई भी कर सकते हैं, ओंकार का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो ये एक एक करके मैं आपको सारे प्राणायाम बताऊंगी, लेकिन जो आसन आपने नहीं करना है वो है कपालभाति। खाना खाने के बाद कपालभाति नहीं करना है, कपालभाति को खाली पेट करना चाहिए, खाली पेट करने वाला प्राणायाम है। तो जो सबसे पहला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए, क्योंकि आपने खाना खा लिया है या फिर खाना खाए हुए आपको 10-15 मिनट का वक्त हो चुका है, तो आप मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाइए, यानी कि अपने पैरों को मोड़ के जो आपके पैरों के पंजे हैं वो आपके हिप्स के पास रहेंगे और आपके घुटने मुड़े हुए होंगे और आपके पैर ऐसे जुड़े हुए होंगे। उसके बाद आप चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है वो एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे, और उसके बाद आपकी जो 3 उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ ओपन रहेंगी, और साथ ही आपके जो दोनों हाथ हैं आपकी थाई पर प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद आपने नॉर्मल 2 राउंड का ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं, जिस गति से आप सांस ले रहे हैं। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई बहुत लॉन्ग ब्रेथ लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ब्रीद इन कीजिए, अब ब्रीद आउट कीजिए। जब आपने 2 राउंड ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लिया, उसके बाद आप नाक से सांस लेंगे और नाक से फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। पहली बार अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो आपको थोड़ा हैवीनेस अपनी नोज़ में फील होगा, तो मेक श्योर कि बॉडी के अगेंस्ट जाके या अपने पूरे नोज़ के अगेंस्ट जाके या अपने ब्रीदिंग सिस्टम के अगेंस्ट जाके हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा फोर्सफुल इनहेलेशन होगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कुछ नहीं होगा।
आप भस्त्रिका की शुरुआत करते हैं, नाक से इनहेल करेंगे फोर्सफुली, नाक से ही एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। अगेन इनहेल फोर्सफुली फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल। जब इनहेल और एक्सहेल आप भस्त्रिका में करेंगे तो आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल जीरो होगा, आपकी सिर्फ स्किन मूव होगी। स्किन मूव कैसे होगी? जब आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो जैसे आपकी नाक से सांस अंदर जा रही है और नाक से ही सांस बाहर आ रही है तो वो नोज़ की स्किन मूव होगी। फिर क्योंकि अंदर जा रही है तो आपके विंड पाइप से होते हुए नीचे लंग्स की तरफ, पेट की तरफ सांस जाएगी, तो ये सिर्फ इतनी स्किन मूव होगी, ऐसे कंधे मूव नहीं होंगे। एक बार फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर्सफुल इनहेलेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपने ऐसे 15-15 के 3 राउंड करने हैं और फोर्सफुल इनहेलेशन रहेगा, फोर्सफुल एक्सेलरेशन रहेगा। इसके बाद जो अगला प्राणायाम आपने करना है वो है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम के लिए भी आपकी सिटिंग पोजीशन सेम रहेगी, वज्रासन में आपने बैठना है। वज्रासन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, खाना खाने के बाद आप ये आसन लगा सकते हैं। कहते हैं कि खाना खाने के 20 मिनट तक अगर आप वज्रासन करेंगे तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर आपने अच्छे से चबाया नहीं है तो वो पेट में, इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट होगा। वो साइंस कैसे काम करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरा प्राणायाम पहले बताती हूँ। जो दूसरा प्राणायाम आपने करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए एक हाथ आपका चिन मुद्रा में रहेगा ऐसे, और दूसरा हाथ आपका रहेगा वरुण मुद्रा में। अब वरुण मुद्रा को कैसे बनाएं? तो वरुण मुद्रा के लिए आपका जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर है, यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर, वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड रहेंगे, बाकी 3 उंगलियां आपकी ऊपर की तरफ ओपन रहेंगी। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने नोज पे प्लेस कर लीजिए। थंब से आपकी राइट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी और बाकी की जो 2 उंगलियां हैं, यानी कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, उससे आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी। तो जब आप ब्रीद इन करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे, थंब आपका राइट नॉस्ट्रिल से दूर होगा ऐसे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद आउट करेंगे और आपकी जो दोनों फिंगर्स हैं आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दूर होंगे। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्रॉम योर थंब, बोथ द फिंगर्स। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कीजिए, ब्रीद आउट। Now breathe in from your left nostril and breathe out from your right nostril. Again, breathe in from your right nostril, breathe out from your left nostril. ऐसे ही अनुलोम विलोम में आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट के 15 से 20 राउंड करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो 10 से 15 राउंड भी कर सकते हैं। 10 से 15 राउंड के 3-3 सेट्स आप कीजिए ब्रेक में, बीच में आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसन आपने करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन प्राणायाम तीसरा कौन सा है जो आप कभी भी कर सकते हैं और अगर आपने खाना भी खाया है तो उसे करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब जो तीसरा प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम मैं आपको 2 चरणों में बताऊंगी। पहले भ्रामरी करने का सही तरीका और मुद्राएं कैसी होंगी हाथों की, और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। लेकिन उससे पहले इस प्राणायाम के फायदे मैं आपको बता दूं। अगर आपके दिमाग में कोई एक थॉट बार बार घूम रहा है या आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं उस थॉट को लेकर, या किसी चीज़ से परेशान हैं, या कोई बात आपको सता रही है या परेशान कर रही है और बहुत ही आप मेंटली हेवी और डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, या कई बार हम लोनलीनेस से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो अगर इस तरह का भी आप कुछ फील कर रहे हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या है, या फिर बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, ओवरवर्कड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या फिर वेंट आउट करने के लिए कोई व्यक्ति है नहीं आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो 10 मिनट का ध्यान लगाएं और उस वक्त आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम एक शांत जगह में करें। ये जो सारे थॉट्स और ये जो सारी परेशानियां आपको फील हो रही हैं, आप बहुत हद तक इनसे फ्री महसूस करेंगे। आपको वो एक स्टेट ऑफ पीस का एहसास होगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, और जो मल्टीपल थॉट्स हमारे दिमाग को घेर लेते हैं या हमारे दिमाग पर आक्रमण कर देते हैं, तो उस आक्रमण से भी आप अपने दिमाग को बचा के रख पाएंगे। और वो जो एक फीलिंग ऑफ ज़ेन होती है ना, वो फीलिंग आपको अपने अंदर महसूस होगी, बशर्त है कि अगर आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली इस प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दौड़ती भागती ज़िंदगी के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है।
और इसको खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 20 मिनट से आधे घंटे का ब्रेक हो। तो अब भ्रामरी उद्गीत को कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भ्रामरी कैसे किया जाए, हाथों की मुद्राएं उसमें कैसी होंगी और क्या ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा और किस तरह से हमने वो वाइब्रेशंस फील करनी है अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने सोल में। तो भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले जो आपके हाथों की मुद्राएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो थम्स हैं वो आपके ईयर्स को ऐसे क्लोज करेंगे। आपका जो इंडेक्स है यानी कि पॉइंटर है वो आपके आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे ऐसे प्लेस्ड रहेगा। आपकी जो ये 2 उंगलियां हैं मिडिल और रिंग फिंगर, ये आपकी जहाँ से आंखें स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे प्लेस्ड रहेगा। और आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो आपके नोज़ की जो ये साइड्स हैं नोज़ के वहाँ पर प्लेस्ड रहेंगी। और उसके बाद आप अपने थम्स को प्रेस करते हुए अपने ईयर्स को क्लोज कर लीजिए और आप अपने नाक से सांस लेंगे। सांस लेते हुए एक हमिंग नॉइज आएगी। अगेन आप अपने नोज से ब्रीद इन करेंगे और फिर उसके बाद नोज से ही ब्रीद आउट करते हुए हमिंग नॉइज आएगी। अगेन नोज से आपने ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है और फिर नोज से ही हमिंग नॉइज आएगी ब्रीद आउट करते हुए। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अगर आप अपने कानों को प्रॉपरली क्लोज्ड रखेंगे, किसी तरह की कोई एक्सटर्नल नॉइज या एक्सटर्नल साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही और आप बहुत फोकस्ड हैं, आप फोकस होकर अपने भ्रामरी प्राणायाम को कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि आप लाइट होते जा रहे हैं। यू फीलिंग लाइट, योर ब्रेन इज़ फीलिंग लाइट। और वो जो ज़ेन मोड का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप उस मोड में जाते जा रहे हैं। और जब आप वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन सिर्फ आपके शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं क्रिएट हो रही है, बल्कि वो आपको पूरे आपके मस्तिष्क में, आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन फील हो रही है। एंड दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग, दैट इज़ व्हेन द स्ट्रेस इज़ रिलीज्ड। तो ये प्राणायाम अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 5 मिनट के स्ट्रेच तक इस प्राणायाम को आप खींचें। अदरवाइज 10 ब्रेथ्स ऑफ भ्रामरी एंड देन 10 ब्रेथ्स ऑफ उद्गीत आपने करनी है, यानी कि 10 बार भ्रामरी आप कीजिए, 10 बार उद्गीत कीजिए और इसके 2 से 3 राउंड्स आप कीजिए, 2 से 3 सेट्स आप कीजिए और यू विल फील द चेंज। अब इसके बाद भ्रामरी के बाद उद्गीत कैसे करना है, उद्गीत करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप चिन मुद्रा बना लीजिए। दोनों चिन मुद्रा, जो दोनों हाथ आपके चिन मुद्रा में है, वो आपके थाइस के ऊपर प्लेस्ड होंगे टुवर्ड्स योर सीलिंग, फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। उसके बाद आपने अपनी आईज को क्लोज रखना है सो दैट यू आर मोर फोकस्ड। नो इमेज और नो ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू और योर माइंड और द पीसफुल थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो अब उद्गीत करने के लिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अपनी आँखों के बीच में बिल्कुल ये जो सेंटर पॉइंट है, सारा फोकस आपका यहीं पर होना चाहिए। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है नॉर्मल 2 राउंड का, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेथ के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम की शुरुआत। तो उद्गीत के लिए आपने बेसिकली ओम का उच्चारण करना है। पहले आप ब्रीद इन करेंगे नोज से और उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये प्राणायाम ऐसे होगा, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद इन और फिर ओम का उच्चारण करते हुए ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल,
तो वैसे 10 बार आप ओम का उच्चारण करें। और जब आप ओम का उच्चारण करें तो जो आपका फोकस होगा वो आपकी थर्ड आई, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे होगा। आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अपना फोकस रखना है। इसके अलावा जो ओम की आवाज़ निकलेगी वो आपके पेट से निकलेगी। तो जितनी ओम की आवाज़ आपके पेट से निकलेगी उतना लंबा आपका ओम का उच्चारण रहेगा, और जितना लंबा आपका ओम का उच्चारण रहेगा उतना ज़्यादा वाइब्रेटिंग आप फील करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। जो वाइब्रेशंस होती हैं ओम की, और ओम को तो वैसे भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है, तो वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर महसूस होना या फील होना शुरू होगा। इसके अलावा एक और प्राणायाम आप कर सकते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और आप योग या प्राणायाम करते हैं, या अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप इस प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको वक्त मिले आप थोड़ा सा वक्त निकाल के एक शांत सी एकाग्र सी जगह में ये प्राणायाम कर सकते हैं। यह है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई करने के लिए आपने अपने थ्रोट से, क्योंकि थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो थ्रोट में होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड आपके थ्रोट में रहता है। तो ऐसे में आपने अपने थ्रोट से आवाज़ निकालनी है और वो आपके स्टमक तक जाएगी, और उसके बाद नोज से ब्रीद आउट करना है। तो ऐसे आप नॉर्मल आप सुखासन या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, या पद्मासन आप लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ आपके चिन मुद्रा में रहेंगे और आपने उज्जाई की जो आवाज़ निकालनी है। जब उज्जाई प्राणायाम करना है तो इनिशियली आपसे बहुत ज़्यादा ये वॉइस होल्ड नहीं होगी, आप बहुत लंबे वक्त तक आप ये आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस कैसे अपनी आवाज़ की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, उज्जाई प्राणायाम की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन ये है कि आपसे 5 सेकेंड, 2 सेकेंड या 10 सेकेंड जितना भी हो रहा है, धीरे धीरे आप करते रहिए। इसके भी आपने 10-10 सेट्स 3 सेट्स करने हैं, और कोशिश करिए कि एक बार में कम से कम 10 बार आप उज्जाई प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। आप उज्जाई प्राणायाम करने के लिए फिर नोज से आपने ब्रीद आउट करना है। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने ब्रीद आउट करना है। अगेन ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब आप ब्रीद इन करते हुए अपने थ्रोट से सांस अंदर लेंगे तो वो आपको एक वाइब्रेशन इसमें भी फील होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने ब्रेथ को नीचे ले जा सकते हैं, अपनी बेली तक ले जा सकते हैं। हम एक बार फिर से करेंगे। होल्ड इट। नाउ रिलीज योर ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो उज्जाई के भी आप 10 बार प्रैक्टिस करना है आपको उज्जाई को, और 10-10 के 3 राउंड्स आप करिए। जितनी ज़्यादा आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, और बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो प्राणायाम में ही छिपा हुआ है। अब देखिए हमारे शरीर में जो 99% प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। कैंसर सेल्स लेस ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में थ्राइव करते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो तब कैंसर सेल्स को फूड मिलेगा और वो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलेगा हमारे शरीर के अंदर कि वो थ्राइव और सर्वाइव कर सकें। ऐसे में कोशिश करिए कि अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना होने दें, और जो बीमारियों का खतरा है वो ये जो प्राणायाम आप निरंतर करेंगे उनसे कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आप PCOD या PCOS के मरीज़ हैं तो आपने कुछ प्राणायाम रेगुलर करने हैं, जिनमें वो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिनमें आपकी बेली में प्रेशर पड़ता है, और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं ज़्यादातर में बेली में ही प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो ब्रेथ है वो स्टमक से ही बाहर आती है। इसके अलावा भस्त्रिका आप कर सकते हैं, और कपाल भाती प्राणायाम PCOD, PCOS और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम कपाल भाती में ऐसे ब्रेथ को बाहर छोड़ते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो हमारी बेली, हमारे स्टमक में होता है, एंड दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग। लेकिन
कपालभाति प्राणायाम आपने खाली पेट ही करना है। अगर आपने कुछ खाया है तो उसके कम से कम, अगर आपने सॉलिड फूड लिया यानी कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिया है तो उसके 3 घंटे बाद, और अगर आपने स्नैक्स वगैरह कुछ खाया है तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद। अगर आपने कुछ लिक्विड कंज्यूम किया है, नॉट वेरी हैवी लाइक जूसेस, अगर आपने शेक्स वगैरह किया है तो कंज्यूम तो 1 से 1.5 घंटे का गैप हो, लेकिन अगर आपने कुछ जूसेस वगैरह लिए हैं तो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए योगाभ्यास और कपालभाति करने से पहले। अब उस आसन की बात करेंगे जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद तो इस आसन को करना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे फ़ायदेमंद आसन है और इससे जो हमारा ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है स्टमक में, वो बढ़ता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और यही इसके पीछे का साइंस भी है। पहले आसन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली इस आसन का नाम है वज्रासन, और ये आसन करने के लिए आपने अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद ऐसे आप अपने पंजों के ऊपर बैठ जाइए। तो जब आप अपने पंजों के ऊपर ऐसे बैठेंगे तो आपके जो पंजों का प्रेशर है वो आपके हिप्स से होते हुए आपकी बेली और आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब ये प्रेशर आपको अपनी बेली और इंटेस्टाइन में ये फील होगा तो बेसिकली जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, खासकर आपके पेट की तरफ। और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा इसका मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट होता रहेगा। तो ये है वज्रासन करने का सही तरीका। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उसे पचाना भी पड़ता है, और जब उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है तो उस वक्त बहुत सारा खून जो है डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड डाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और उस दौरान अगर आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सारा आपके पेट के इर्द गिर्द घूमता है, आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास घूमता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप नहा लेंगे तो नहाने के बाद जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी के हर तरफ चला जाएगा, पेट से वो आपके पैर, सिर, हाथों में चला जाएगा, बिकॉज यू हैव टेकन शावर। तो ऐसे में जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, और उसके बाद आपको कई तरह की धीरे धीरे परेशानियां अपने शरीर में महसूस होने लग सकती हैं। यही कारण है कि या तो अगर आप नहा रहे हैं तो खाना खाने से पहले नहा लें, या फिर खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आप शावर लें, या फिर आप नहाने जाएं। कम से कम जो आयुर्वेद का ज्ञान है या जो पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे, उनका यही कहना है कि सुबह उठ के नहाइए, उसके बाद नाश्ता कीजिए या खाना खाइए। और अगर आज की लाइफस्टाइल आप लोग भी जी रहे हैं जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, जिसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं उनका कारण ही यही है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा चेंज है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से योगाभ्यास कौन सी बीमारी में कारगर हैं, या कौन से योगा अभ्यास हमें कब करने चाहिए कब नहीं करने चाहिए, उसके बारे में आगे भी मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।